नमस्कार साथियों, मैं नवीन लाटियान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अपील है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो, तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। वीडियो में अगर हमारा प्रयास सार्थक लग रहा हो तो एक लाइक के माध्यम से हमारी हौसला अफजाई करें, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन हम तक पहुंचाए। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं अपने पहले प्रश्न। किस शहर में 25 मार्च 2025 को संपन्न समझौते के अंतर्गत रूस और यूक्रेन काला सागर क्षेत्र के लिए युद्ध विराम पर सहमत हुए? आपके विकल्प हैं वॉशिंगटन, रियाद, केप टाउन या दुबई। रियाद हमारा सही आंसर है। संयुक्त अरेबिया की राजधानी रियाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच यह समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते की मुख्यतः दो बातें हैं। एक तो ये कि काला सागर क्षेत्र में हमले रोककर काला सागर जलमार्ग क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया जाए। दूसरा ये कि यहां से युद्धपोतों का आवागमन ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था रखी गई है। दूसरा ये कि रूस द्वारा जो यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं उनको रोक दिया जाए। तो इन दोनों ही मुद्दों पर एक लिखित सहमति सामने निकल कर आई। देखिए, वर्ष 2022 से ही दोनों युद्धग्रस्त देश हैं। 90 लाख से अधिक लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दोनों देशों के मध्य उपजे इस तनाव ने वैश्विक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है। विश्व शांति के लिए निश्चित रूप से ये बात अच्छी नहीं है। दोनों देशों के मध्य शांति स्थापना के प्रयास विगत कई माह से जारी हैं, लेकिन पिछले एक माह से अमेरिकी मध्यस्थता के चलते इन प्रयासों में तेजी आई है, जिसका रिजल्ट ये हमारे सामने आया है। काला सागर क्षेत्र की स्थिति एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि ये संदर्भ आया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काला सागर क्षेत्र के विषय में कुछ बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। ये पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच का एक क्षेत्र है, जो पूर्व की ओर पोर्टिक, दक्षिण की ओर काकेशस और उत्तर की ओर क्रीमियन पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। सीमावर्ती देशों को देखें तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया और तुर्की, ये इसके सीमावर्ती देश हैं। कर्च जल डमरू मध्य इसे ओजोव सागर के साथ कनेक्ट करता है और इसका जो जल है उसमें ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम है। तो इतनी बेसिक जानकारी तो कम से कम इस टॉपिक के विषय में हमें रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा 25 मार्च 2025 को वित्त विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दी गई। वित्त विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 117 हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, वहीं अनुच्छेद 110 में धन विधेयक संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। वित्त विधेयक को केंद्रीय बजट के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में संसद में पेश किया जाता है। देखिए, बजट क्या है? बजट एक प्रस्ताव है, एक प्रस्ताव दस्तावेज है। तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों की एक औपचारिक मंजूरी, अनुमोदन, सहमति, आप जो भी कह ले, उसकी आवश्यकता होती है। तो वित्त विधेयक के माध्यम से बजट के संदर्भ में वो सहमति हासिल की जाती है ताकि बजट के प्रोविजंस लागू किए जा सकें। आइए सामान्य तौर पर यह भी जान लेते हैं कि वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच अंतर क्या होता है। देखिए, वित्त विधेयक का जो एक दायरा है, जो फलक है, वो विस्तृत होता है, जबकि धन विधेयक का दायरा या फलक वो सीमित होता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इस एक स्टेटमेंट से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धन विधेयक एक ऐसी चीज है जो वित्त विधेयक के अंडर में आता है, जबकि वित्त विधेयक धन विधेयक के अंडर में नहीं आता। बजट के एक और उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे बजट में उल्लेखित या प्रस्तावित जितनी भी नीतियां हैं, कराधान उपाय हैं, वो सभी वित्त विधेयक का हिस्सा है, जबकि केवल सरकारी निधियों के आवंटन वाला जो हिस्सा है वो धन विधेयक का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ वित्त विधेयक का ही हिस्सा है तो धन विधेयक की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, सरकार को अपने कामकाज को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। उस पैसे के लिए जो आवंटन की आवश्यकता होती है, तो उस कार्यवाही को त्वरित करने के लिए, यानी संसद के दोनों सदनों से वित्त विधेयक की भांति उसको अनुमोदित ना कराना पड़े, इसके लिए अलग से अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। इसको कुछ शक्तियां दी गई हैं।
जैसे किसी भी वित्त विधेयक को जब धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है तो उसे केवल लोकसभा से ही पारित करा लेने से काम हो जाता है। हालांकि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी तो दोनों ही केसेस में चाहिए। वित्त विधेयक को केवल वित्त मंत्री ही पेश कर सकता है, धन विधेयक को कोई भी सांसद पेश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक समझ डेवलप हुई होगी। रही बात इनके प्रोविजंस की, टेक्निकलिटीज की, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो वो काम मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कीजिएगा। अभी ये हमारा करंट अफेयर्स वाला सेशन है। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2025 को किस संस्था के द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी किया गया? आपके विकल्प हैं IEA, IAEA, UN या EIA। IEA हमारा सही आंसर होगा। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के कुछ आउटकम्स को देख लेते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा मांग में वर्ष 2024 के दौरान 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत के विषय में रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक बिजली का इस्तेमाल करता है। वर्ष 2024 में भारत की बिजली मांग में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई। हीट वेव की वजह से, रिपोर्ट के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं, हीट वेव की वजह से भारत में बिजली की ये डिमांड बढ़ी। बिजली की डिमांड बढ़ी तो प्रोपोर्शनेट कोयले की डिमांड बढ़ी। कोयले की डिमांड में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब इसकी डायरेक्ट वजह यह है कि देश में 74% बिजली संयंत्र ऐसे हैं जो कोयला आधारित हैं, जो कोयले से चलते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। हमने अभी 3-4 वीडियो पहले कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों के विषय में बात की थी। आज 3-4 दिन बाद फिर ये प्रसंग हमारे सामने आ गया। तो जब हम ऐसे ही कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तभी जाके हमारी चीजों को लेके एक समझ डेवलप होती है। इसीलिए सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों से मेरा ये आग्रह है कि वो वीडियो को हमेशा पूरा देखें और रोज देखें, ताकि उनके सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह क्लियर होते चले। और एक समय ऐसा आता है कि एग्जामिनेशन हॉल में पूछे गए प्रश्न आपको बेसिक लगने लगते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 25 मार्च 2025 को राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके विकल्प हैं जसवंत ठाकुर, BN सिंह, बद्री नारायण या इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा हमारा सही जवाब है। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की स्थापना की गई थी। इकबाल सिंह लालपुरा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वे वर्ष 2022 से इस पद पर कार्यरत हैं। अपनी स्थापना के समय इसमें भारत के 5 समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी, इन्हें अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया गया था। बाद में 27 जनवरी वर्ष 2014 को जैन समुदायों को भी केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के आधार पर अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित कर लिया गया। भारत द्वारा किस देश के साथ 25 मार्च 2025 को समुद्री डिजिटलीकरण यानी डिजिटल कॉरिडोर सहयोग और डीकार्बोनाइजेशन के मुद्दे पर एक आशय पत्र यानी LOI पर हस्ताक्षर किए गए? आपके विकल्प हैं सिंगापुर, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया या फिर जापान। सिंगापुर हमारा सही आंसर है। भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी सिंगापुर मैरीटाइम वीक में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए हुए हैं। वहीं उन्होंने अपने समकक्ष नेता के साथ बैठक के बाद इस आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। समुद्री डिजिटलीकरण का जो प्रोसेस है, उसका तात्पर्य यही है कि तकनीक के इस्तेमाल से समुद्र में जहाजों के संचालन को सुगम बनाना, उनकी यात्रा को अधिक उपयोगी और सुरक्षित बनाना। आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों। मैं नवीन लाटियान आप सभी से इस वीडियो के लिए विदा चाहता हूं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो, कुछ नए संदर्भों के साथ।